तो क्या देख रहे थे हम लोग? उत्तर प्रदेश। हाँ, हो गया है। चलिए। तो हम्म। हाँ। चलिए। तो हम लोग देख रहे थे सोशल रिफॉर्म, और सोशल रिफॉर्म में प्रार्थना समाज देख लिए थे। ठीक। एमजी रनाडे के बारे में देख रहे थे ना? महादेव गोविंद रनाडे। इसके बाद फिर एक नाम हमने लिखाया था आपको, डीके कर्वे। हाँ, तो तो नामुआ लिखे हैं ना सब लोग। इतना भी ज्यादा प्रेशर नहीं लिया ना। तो ये 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 निश्चित करता है कि आप लोग कॉपी बंद करने में कितना एक्टिव है। हाँ, कि एक बार बस यहाँ से अनाउंसमेंट हुआ, बंद हो गया। हाँ, हमने बोला था कि अगला टॉपिक होगा डीके करवे, है ना? तो अगर आप बंद करने में उतनी तीव्रता नहीं बढ़ते होते आप लोग, है ना, तो लिख लेते। कोई नहीं, लिख लीजिए। हाँ, लिख लीजिए डीके करवे। डीके करवे। हम्म। डीके करवे, यही नाम इनका फेमस है, यही पूछा जाता है, पूरा नाम इनका नहीं पूछा जाता है, ठीक है? डीके करवे। लिखेंगे कि 1899 में पूना में बीडो होम की स्थापना की थी। 1899 में पूना में, 1899 में पूना में वीडो होम की स्थापना की थी। वीडो होम, है ना? वीडो होम की स्थापना की थी, ठीक है? किसने? डीके कर्वे ने। 1906 में, 1906 में बंबई में, बंबई में पहली भारतीय महिला विश्वविद्यालय, बंबई में पहली भारतीय महिला विश्वविद्यालय, भारतीय महिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है? पहली भारतीय महिला विश्वविद्यालय। तो अगर आप उससे पूछा जाए कि फर्स्ट विमेन्स यूनिवर्सिटी जो है किसने स्थापित की थी? डीके कर्वे ने स्थापित की थी। कहां पर? बंबई के अंदर में, ठीक है? और बीडो होम भी इन्होंने स्थापित की थी। वो किया था इन्होंने 1899 में पूना में, ठीक है? नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि 1916 में, 1916 में से पूना में स्थानांतरित कर दिया गया। किसे? इस यूनिवर्सिटी को, इंडियन फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दिया गया। कहां? पूना में। 1916 में ये पूना में स्थानांतरित हो गया। स्थापित हुआ था बंबई में, ट्रांसफर कर दिया गया पूना में, ठीक है? नेक्स्ट आगे लिखेंगे पंडिता रमाबाई। अगला पर्सनालिटी लिखेंगे पंडिता रमाबाई।
हाँ, हेडलाइन, पंडिता रमाबाई। डीके कर्वे के बाद पंडिता रमाबाई। ठीक है, लेंगे कि इन्हें नारी आंदोलन का जनक माना जाता है, फादर ऑफ विमेन्स मूवमेंट, है ना। हाँ, फादर, मदर नहीं, नहीं। ठीक है, इन्हें महिला आंदोलन का जनक माना जाता है, फादर ऑफ विमेन्स मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी, आर्य महिला सभा। आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो इन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी 1882 में, 1882, 1882 में। ठीक है, नेक्स्ट, इनके द्वारा ही 1889 में, 1889, इनके द्वारा ही 1889 में शारदा सदन की स्थापना हुई थी, शारदा सदन। इसमें भी विधवा महिलाओं को रखा जाता था। शारदा सदन की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, तो ये थी पंडिता रमाबाई, ये थे डीके कर्वे। इसके अलावे एक और कमिटी थी, या कहें कि ग्रुप था, जो बहुत चर्चा में था, है ना, उस समय बहुत चर्चा में था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि उसका नाम है, लिखेंगे अगला ना, पॉइंट मार करके लिखना है, सेवा सदन। संस्था थी, सेवा सदन नाम था उसका। ठीक है, तो अब ये जो संस्था थी सेवा सदन, ये किसने स्थापित की थी? क्या? हाँ, पंडिता रमाबाई। ठीक, हाँ, 1889 ही बोले थे, 1889 लिखा गया 1899, है ना। हाँ, बोले थे। हाँ, मिस्टेक नहीं है, ये हम आप लोग भी कहते हैं ना, दिमागी संतुलन थोड़ा सा, है ना। और ये मैं अभी आपको नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा मैं ही थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ ना, कुछ पर्सनल रीजन के वजह से। नहीं नहीं, अब जब मैं सुबह निकला क्लास लेने के लिए, सुबह से ही क्लास, तो घर से एक फोन आ गया, जिसमें मेरे जो बड़े भाई साहब, उनकी तबीयत बहुत गड़बड़ हो चुकी है, मतलब बहुत खराब हो गई है। अब दिमाग में एक साइड वो भी टेंशन चल रहा है, और एक साइड में ये भी चल रहा है कि पढ़ाना भी है। तो एक ही साथ जब बहुत तरह का क्लैश जब ब्रेन में होते रहता है, तो बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है नियंत्रित कर पाना, है ना। तो अब अचानक से सुबह तक सब ठीक था, और मैं ज़्यादा बात बात करता नहीं हूँ घर पे, फोन वोन तक मतलब नहीं होता है, हाल चाल हो गया, बस हो गया। अब अचानक से कॉल आया कि सुबह तक तो ठीक था, अब पेट में दर्द हो गया, और बहुत तमाम तरह के दवाई हुई, डॉक्टर्स, स्थानीय जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने देखा भी, दवा दिए, तो कुछ देर रिलैक्स था, लेकिन फिर से हो रहा है। तो हालांकि फिर अभी थोड़ा देर से रिलैक्स है, फिर दवा होने के बाद इंजेक्शन उजेक्शन पड़ा है। देखिए ईश्वर करे कि अब इसी पे कंट्रोल हो जाए, है ना। नहीं तो फिर उन्होंने तो बोला है कि ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग सीधे यहीं आ जाइए, है ना, कि यहाँ पे बहुत तरह की सुविधा है, तमाम तरह का ये है, तो आदमी ये कर सकता है। लेकिन नहीं नहीं, उनसे बड़े हैं, है ना। तो थोड़ा सा आदमी, भाई जैसे कि हम दो ही हैं ना, तो अभी जो भाई जिनके भी जिससे शादी में मैं गया था, वो मेरे चचेरे भाई थे।
तो पूरी परिवार संयुक्त परिवार है ना, मतलब सब लोग साथ ही रहते हैं, कंबाइंड फैमिली है। तो इसलिए अब उनका है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो रहते नहीं है घर पे, लेकिन अभी आए हुए हैं। अभी सबसे बड़ा दिक्कत है कि अभी सब चल रहा है, शादी विवाह का ही माहौल चल रहा है ना। तो अब कहीं भी जाइए कुछ भी खा लीजिए, है ना। ये सब भी ठीक चीज नहीं होता है ना। मैं बता उन्होंने कहा भाई, आजकल का सबसे अच्छी चीज है खान पान पे संतुलन, है ना, कि ना। हाँ, टाइम के बाद खाना मिलता है। हाँ वो भी है। इसके अलावा आप जो ऑयली चीजें जो हैं, जो पार्टीज में हम लोग को मिलता है खाने के लिए, ये तो एंड ऑफ द टाइम बॉडी को तो निगेटिव ही इम्पैक्ट देता है ना। आदमी टेस्ट के लिए भले खा ले, है ना, कि अच्छा है टेस्ट ले ले, लेकिन आपको खाने से पहले अब सोचना चाहिए ना कि भाई जितना हो सके उतना कम खाएं, और जितना हो सके उतना इस सब चीज को इग्नोर करें। अभी क्या समय है, जितना हो सके उतना फ्रूट्स खाइए, है ना, ठंडा चीज खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, तरबूजा खाइए, खरबूजा खाइए, है कि नहीं। और रोटी जो है सो कम से कम खाइए, चावल कम से कम खाइए, सब्जी कम से कम खाइए, है कि नहीं। हाँ, नींबू पानी, है ना, ये सब चीज। बॉडी में पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, वो चाहे आप पी करके लीजिए या फिर आप फ्रूट्स के माध्यम से लीजिए, वो सब चीज ठीक है। क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर बदला है, होली से पहले कैसा था जी हाल, फैन भी आदमी नहीं चलाता था। होली से पहले फैन भी नहीं, होली के जस्ट बाद पूरा टेम्परेचर आपका गड़बड़ हो गया है। हाँ, डायरेक्ट दो प्रॉब्लम बिल्कुल। मतलब सुबह में भी आप 7 बजे निकलिए, मैं मतलब पहला क्लास मेरा 7:30 का होता है, जब मैं अपने रूम से निकलता हूँ, इतना धूप रहता है 7:30 बजे, इतना धूप, तो आप समझिए कि मैंने कि क्या स्थिति है ना। मैंने 7:30 बजे धूप हो जा रहा है, तो ये मालूम ही नहीं चल रहा है कि सुबह कब हो रहा है ना, अर्ली मॉर्निंग क्या है। हाँ हाँ, वही ना। हाँ, आप लोग का जो छुट्टी का टाइमिंग है, आप लोग का जो ये छुट्टी का टाइमिंग है 12 बजे, ये तो बहुत ही मतलब डेंजरस टाइम है ना। एकदम सूर्य माथे पे होते हैं। हम्म। हाँ, इसलिए पानी का मात्रा बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। चलिए, खैर, सेवा सदन। तो सेवा सदन बंबई में स्थापित हुआ था। हाँ, इसके संस्थापक हैं बीएम मालाबारी, इसके फाउंडर हैं बीएम मालाबारी। ठीक है, बीएम मालाबारी, बीएम मालाबारी, बी फॉर बॉय, ठीक है, बीएम मालाबारी। तो बीएम मालाबारी द्वारा स्थापित संस्था थी सेवा सदन, बंबई में स्थापित हुआ था, और ये संस्था 1885 में स्थापित हुई थी। ठीक है, 1885 में स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन था ये। अब नाम ही है सेवा सदन। इसका काम था लोगों का सेवा करना, मतलब कि जो वंचित तबका है, जो कमजोर तबका है, उसको सपोर्ट करना, उनको आगे बढ़ाना, या अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो उनको सपोर्ट करना, और डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना, है ना। जो भेदभाव है उसको आपको रोकना, खत्म करना, ये इसका जो है सो ऑब्जेक्टिविटी है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे भारतीय सेवा संघ या भारत सेवा संघ। हाँ, दूसरा अगला रीडिंग भारत सेवा संघ। हाँ हाँ, अगला ये अलग संस्था है भारत सेवा संघ। ठीक है, भारत सेवा संघ। अब भारत सेवा संघ जो है ये क्या है, अब देखिए, इसको आप सब लोग जानते होंगे। इसका अगर मैं इंग्लिश बोल दूं तो आपको सबको याद होगा कि इसका फाउंडर कौन है। हाँ, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सबको पता होगा कि क्या है। लेकिन कभी कभी कोनो चीज का इंग्लिश में बहुत फेमस रहता है, हिंदी में उतना ध्यान लोग नहीं देता है। आप वही डाल देगा, बस लगेगा कि क्या पूछ दिया, है ना। तो यही है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, 1905।
गोपाल कृष्ण गोखले 1905, बंबई। बंबई, ठीक है। उद्देश्य से लिखेंगे इसका, इस संस्था का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिविटी क्या थी इस संस्था की, तो मातृभूमि की सेवा, मातृभूमि की सेवा, सर्विस ऑफ मदरलैंड, मातृभूमि की सेवा, ठीक है। तो मातृभूमि की सेवा। अब आप देखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले का तिलक साहब से नहीं बनता था, बाल गंगाधर तिलक से नहीं बनता था। तिलक जी ने एक संस्था बनाई थी और एक आंदोलन उन्होंने किया था जो होम रूल लीग आंदोलन था। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि होम रूल लीग आंदोलन में शामिल होने से किस संस्था के लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो ये इसी संस्था के लोग, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोग जो थे वो होम रूल लीग आंदोलन में नहीं जा सकते थे, है ना। अब ये बैन क्यों हुआ था, क्योंकि होम रूल लीग जो आंदोलन हुआ था 17 18 में, तो अब हुआ क्या कि यह मूवमेंट जब उस समय हुआ तो आप देखेंगे कि उससे पहले कांग्रेस का गरम दल और नरम दल के बीच झगड़ा चल रहा था। तो गरम दल वाले के लीडर थे तिलक और नरम वाले के लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो रायभरली तो होनी ही थी। तो वो चाहते थे कि ये जो होम रूल लीग आंदोलन है इस प्रस्ताव को कांग्रेस के मंच से पास करा लिया जाए, लेकिन तिलक के इस प्रपोजल को गोपाल कृष्ण गोखले पास नहीं होने दे रहे थे। आपस नहीं ही हुआ, होम रूल लीग आंदोलन कांग्रेस के मंच से कभी पास नहीं हुआ था, तो इस बात का एक खुन्नस था। तो उन्हें कह दिया कि ये द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोग अगर आएंगे इसमें तो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि होम रूल लीग आंदोलन में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों की एंट्री नहीं थी, ठीक है, बैन था उनके लिए। लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवा संघ के सदस्यों के लिए होम रूल लीग आंदोलन में भागीदारी नहीं थी। होम रूल लीग आंदोलन में भागीदारी नहीं थी, ठीक है। अब ऐसे ही मिलता जुलता एक और संस्था थी, उसका नाम था सामाजिक सेवा संघ, नाम था सामाजिक सेवा संघ, है ना, सामाजिक सेवा संघ, सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग, सामाजिक सेवा संघ। ये संस्था 1911 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी, 1911 में। कहां पर, बंबई में, है ना, 1911 बंबई, ठीक है। और इसके संस्थापक थे नारायण मल्हार जोशी, है ना, इसके संस्थापक थे नारायण मल्हार जोशी। सामाजिक सेवा संघ, तो समाज के जो वंचित कमजोर लोग थे उनको सपोर्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करने का काम ये करते थे, ठीक है। संस्था का नाम था सामाजिक सेवा संघ। आगे लिखेंगे, एक और संस्था थी भील सेवा मंडल, भील सेवा मंडल। भील, भील एक जाति है हमारे समाज में, हाँ, भील सेवा मंडल, ठीक है, भील सेवा मंडल। तो भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में हुई थी। कहां पर, बंबई में, बंबई, 1922 बंबई। और इसके जो संस्थापक थे वो थे ठक्कर बप्पा,
ठक्कर बप्पा जो थे, ठक्कर बप्पा, ठीक है, ये इसके फाउंडर थे। और यहीं पर नोट करके एक बात लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि इन्होंने ही आदिवासियों को इन्होंने ही आदिवासियों को जनजाति नाम दिया। इन्होंने ही आदिवासियों को जनजाति नाम दिया, ट्राइबल। इन्होंने ही आदिवासियों को जनजाति नाम दिया। ठीक है, किसने दिया? ठक्कर बप्पा ने। ठीक है, तो भील सेवा मंडल इनके द्वारा स्थापित संस्था थी। ठीक है, चलिए। क्या? जाति नहीं, जनजाति मतलब पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड, है ना, प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव जो दबाया गया है, शोषित है, तो वो आदिवासी समाज विकास के मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं था, तो इन्होंने उसको ट्राइबल कम्युनिटी कहा, कोई जाति नहीं कहा, कोई जाति नहीं है, ये एक ग्रुप हो गया। पिछड़े जो लोग हैं, जो प्रिमिटिव लोग हैं, उनका एक समूह हो गया, तो समूह को उन्होंने जनजाति कहा। ठीक है, तो इसी में आता है जो आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स देखते हैं, तो वो पिछड़ेपन के आधार पर है ना, कि भाई जो ज्यादा, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो उसको जनजाति कहते हैं, जो थोड़ा उससे कम है वो जाति में आ जाता है। और इसमें अलग अलग तरह की जातियों को कैटेगराइज करके रखा गया है ना। जो आप सरकार का, जैसे कि बिहार की ये में जातिगत जनगणना बिहार में हुआ है, तो आप देखेंगे SC ST के अंदर में कौन कौन सी जातियां कहाँ पे आती हैं और क्या उनका राइज हुआ है, क्या उनके पिछड़ेपन रहा है, वो सारा चीज उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो जनजाति शब्द का प्रयोग पिछड़े समूह के लिए सबसे पहले ठक्कर बप्पा ने किया, जो कि आज में एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड बन चुका है, संविधान में भी प्रयोग किया गया है ना। और अनुसूचित जाति और जनजाति आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोसीड। अब देखेंगे कि इनके अलावे, ये सब तो संस्था थी, अपना काम कर रही थी, इसके अलावे एक कुछ अन्य संस्थाएं भी थी जो सोशल रिफॉर्म के लिए काम कर रही थी। उसमें एक संस्था थी थियोसोफिकल सोसाइटी, है ना, थियोसोफिकल सोसाइटी। हाँ, अलग से हेडिंग बनाएंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है, स्थापना हुआ था इसका 1875 में। 1875 में कहा? न्यूयॉर्क में। 1875 न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका का एक प्रांत है न्यूयॉर्क। ठीक है, तो 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। संस्थापक, फाउंडर, संस्थापक, तो संस्थापक की जब इसकी बात होगी कि इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके संस्थापक दो लोग थे। एक रूसी महिला, रूसी यानी कि रूसी विमेंस, रूसी महिला मैडम HP ब्लातविस्की। HP मैडम HP ब्लातविस्की और कर्नल एलकॉट। और कर्नल
ऑलकॉट, ठीक है। ब्लातवेस्की और कर्नल अलकॉट, रूसी महिला मैडम एचपी ब्लातवेस्की और कर्नल अलकॉट, इन लोगों ने मिल करके, इन दोनों ने इस संस्था को स्थापित किया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे। हाँ, अभी खत्म हो गया, अभी बोले हैं कि हो गया, ये नहीं ना, अभी तो आएंगे ना इस पे, अभी बहुत सारा बात है ना। अभी तो अभी संस्थापक है ना बात किए जी, अभी उद्देश्य से बात करेंगे, इसमें और भी कौन कौन से लोग थे, भारत में इसका ब्रांच कहाँ कहाँ खुला। जब कह देंगे कि हो गया, आप दूसरा टॉपिक लिखिए, तब कहिए कि सर उद्देश्य छूट गए लोग, है ना। तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो टॉपिक है उसको मैं आपको बताऊं कि भाई उद्देश्य क्या है ना। चलिए लिखिएगा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। हम छोड़ के भागने वालों में से नहीं है, ये आप लोग इतना दिन से पढ़े तो अनुभव कर ही रहे होंगे कि अगर कोई टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ तो उस टॉपिक का सारा चीज पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि उसको खसका देंगे, है ना। और नहीं पढ़ाएंगे तो छुबे नहीं करेंगे, अगर उसको नहीं करना होगा तो उधर जाएंगे ही नहीं, है ना। और अगर चल जाएंगे तो उसका इति श्री रेवा खंडे सप्तमोध्याय, है ना, उसका कंप्लीट कराएंगे। उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या है लिखेंगे कि प्राचीन हिंदू धर्म में, प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के विश्वास को जगाना, ठीक है। प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के विश्वास को जगाना तथा धर्म को, तथा धर्म को सामाजिक सेवा का आधार बनाना, तथा धर्म को सामाजिक सेवा का आधार बनाना, कि धर्म के माध्यम से सोशल सर्विस हो, लोगों का सेवा हो, है ना। धर्म केवल मंदिरों तक सीमित न रहे, है ना। और कोई भी धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं होना चाहिए, ना मंदिर तक सीमित होना चाहिए, ना मस्जिद तक सीमित होना चाहिए, ना गिरजाघर तक सीमित होना चाहिए। धर्म को समाज में आना चाहिए, है ना, कि धर्म के माध्यम से आप किसी का उत्थान करें, किसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये उद्देश्य यही कहता है कि प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के विश्वास को जगाना और साथ ही सामाजिक सेवा का आधार धर्म को बनाना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट लिखेंगे कि इसके संस्थापक 1879 में भारत आ गए, इसके संस्थापक 1879 में भारत आ गए। तो 1879 में भारत कौन आया, कर्नल एलकॉट आए, एचपी ब्लातवेस्की नहीं आई थी। कौन आए थे, ऑलकॉट, है ना, कर्नल ऑलकॉट 1879 में भारत आ गए। और 1882 में, 1882 में 1882 में अडयार को, अडयार एक जगह है, अडयार को इस संस्था का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बना लिया, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। बताइए, इस संस्था का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया अडयार को। तो अडयार भारत में कहाँ है, मद्रास में, है ना, मद्रास के निकट पड़ता है अडयार। तो अडयार में इन्होंने इसका मुख्यालय खोल दिया, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो कर्नल अल्कॉट जो थे यहां पर प्रचार प्रसार अब कर रहे थे, लेकिन इसी प्रचार प्रसार के जगह पर के समय कर्नल एलकॉट की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो कर्नल एलकॉट का जब डेथ हो गया तो इन्हीं का जगह भरने के लिए आई एनी बेसेंट भारत।
एनी बेसेंट इसी संस्था की सदस्य थी, और यही जो पोस्ट खाली हुआ था, तो इसी पोस्ट के फुलफिलमेंट के लिए एनी बेसेंट इंडिया आई थी। ठीक है, तो लिखेंगे कि कर्नल एलकॉट के मृत्यु के पश्चात, कर्नल एलकॉट के मृत्यु के पश्चात श्रीमती एनी बेसेंट, एनी बेसेंट इस संस्था का प्रचार करने के लिए, इस संस्था का प्रचार करने के लिए इस संस्था का प्रचार करने के लिए भारत आई। ठीक है, इस संस्था का प्रचार करने के लिए भारत आई, जो कि एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड से आई थी। ठीक है, यहीं पर नोट करके लिखेंगे कि एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन से संबंधित थी। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन, कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन से जुड़ा हुआ था। एनी बेसेंट ऑप्शन में रहता ही रहता है, एनी बेसेंट लगाना होता है। फेबियन मूवमेंट, फेबियन आंदोलन। अगर पूछा जाए कि फेबियन आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है, तो सोशलिस्ट आंदोलन है ना, समाजवादी आंदोलन। ठीक है, तो ये फेबियन आंदोलन से जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट। ठीक है, हाँ, फेबियन आंदोलन से जुड़ी हुई थी, और उसका मतलब होता है समाजवादी विचारधारा या समाजवादी आंदोलन। ठीक है, हाँ हाँ, इंडिया सोशलिस्ट मूवमेंट से। ठीक है, इसलिए इसको फेबियन कहते हैं। और इसके साथ ही आयरलैंड भी एक गुलाम देश था, वहां पर भी ब्रिटेन ने अपना पूरा प्रभाव जमाया हुआ था, तो वहां पर भी मूवमेंट्स हो रहे थे, तो वहां पर भी वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की बात करती थी। इसलिए जब इंडिया आई तो इंडिया में भी उन्होंने सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी की चीजें चल रही थी उसमें उन्होंने सपोर्ट किया। इसलिए कहा जाता है कि फेबियन आंदोलन के समर्थक थी, यानी कि समाजवादी विचारधारा के समर्थक थी। ठीक है, प्रोसीड। नोट करके लिखेंगे कि एनी बेसेंट ने 1898 में, एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, जो जो 1916 में, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तौर पे स्थापित हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तौर पे स्थापित हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तौर पे विकसित हुआ, स्थापित हुआ। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर पहले एक कॉलेज के तौर पे सिद्धांत पे स्थापित हुआ 1898 में, तो वह स्थापित किया था किसने? एनी बेसेंट ने। लेकिन वही संस्था 1916 में बीएचयू के रूप में स्थापित हुई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तौर पे,
और ये स्थापित किया पंडित मदन मोहन मालवीय ने, जिनको शॉर्ट में महामना कहा जाता है ना। महामना, कभी कोई पूछा जाता है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को ही उनको शॉर्ट में कहता है महामना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे थोड़ा। लिखेंगे तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी असेंबली, तत्वबोधिनी असेंबली या तत्वबोधिनी सभा। संस्थापक लिखेंगे, फाउंडर इसके, फाउंडर देवेंद्रनाथ टैगोर, फाउंडर देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 बंगाल। ठीक है, इन्होंने एक तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली थी, इन्होंने एक तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने एक तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली थी। उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य, तो उद्देश्य में लिखेंगे समाज में स्थापित नकारात्मक परंपराओं को समाप्त करना, समाज में स्थापित नकारात्मक परंपराओं को समाप्त करना। ठीक है, स्थापित नकारात्मक परंपराओं को समाप्त करना, जो भी जो समाज को डिग्रेसिव कर रहा था, गलत दृष्टि में ले जा रहा था, उसको खत्म करने का प्रयास इनका था। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, जब मैं आपको राजा राम मोहन राय पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय के मृत्यु के पश्चात अलग अलग लोगों के हाथ में नेतृत्व चला गया था। ठीक है, क्योंकि 33 में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई और इंडिया से गए थे 1830 में, है ना, उसी बीच उनका डेथ हो गया वहीं पर ब्रिस्टल में ही। तो कभी कभी अगर थोड़ा टफ बनाना होगा तो ये पूछ देगा कि जब वो भारत में उपस्थित नहीं थे, जब वो कहां चले गए थे, लंदन चले गए थे, तो उस समय जब जीवित भी थे, इंडिया में नहीं थे, तो उस समय भारत में उनकी संस्था को कौन लीड कर रहा था? देवेंद्रनाथ टैगोर। जब राजा राम मोहन राय ब्रिटेन में थे, डेथ अभी नहीं हुई थी, उस वक्त उनकी संस्था को कौन लीड कर रहा था? केशव चंद्र सेन। हाँ, 30 में गए थे, 33 में डेथ हो गया था इस बीच। रामचंद्र विद्या वागीस, रामचंद्र विद्या वागीस, नोट करके लिख लेंगे, लेंगे कि 1830 से 33 के बीच, 1830 से 33 के बीच जब राजा राम मोहन राय, जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड में थे, जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड में थे, तो उस समय ब्रह्म समाज का संचालन, उस समय ब्रह्म समाज का संचालन
रामचंद्र विद्या वागीश कर रहे थे। रामचंद्र विद्या वागीश, वागीश, रामचंद्र विद्या वागीश कर रहे थे। ठीक है। तब तक सूचना मिली कि राजा राम मोहन राय नहीं रहे 1833 में। तब 33 से लेकर के 43 तक, यानी कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात, अगला नोट लिखिए कि राजा राम मोहन राय के मृत्यु के पश्चात, राजा राम मोहन राय के मृत्यु के पश्चात 1833 से 43 के बीच राजा राम मोहन राय के मृत्यु के पश्चात 1833 से 43 के बीच द्वारिका नाथ टैगोर ने, द्वारिकानाथ टैगोर ने, द्वारिकानाथ टैगोर ने, ध्यान रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं, द्वारिकानाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया था। ब्रह्म समाज का संचालन किया था। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये 33 से 43 तक किए थे 10 साल। फिर लेंगे कि 1843 से, हाँ अगला नोट, तीसरा नोट, अगला नोट ही लिखना है। 1843 से 1856 के बीच, 1843 से 1856 के बीच देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज का संचालन किया गया। ठीक है। अब आगे जाके क्या हुआ कि ब्रह्म समाज दो भाग में बट गया था। एक हो गया था आदि ब्रह्म समाज, एक हो गया था साधारण ब्रह्म समाज ना। लिख लेंगे कि कालांतर में, आफ्टर द सम टाइम, हाँ कालांतर मतलब कि कुछ काल के बाद, कुछ काल के अंतर पे, तो कालांतर में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। एक हो गया आदि ब्रह्म समाज, है ना, और एक हो गया साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है। हाँ। तो साधारण ब्रह्म समाज किसका? केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। हो गया। नेक्स्ट, आदि ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। नेक्स्ट, आगे आइए। अब रखेंगे एक शॉर्ट हेडिंग, वेद समाज, वेद सोसाइटी, वेद समाज, वेद समाज 1864, 1864। हाँ वेद समाज एस्टेब्लिशमेंट
1864। प्लेस मद्रास। ठीक है। संस्थापक श्री धरालू नायडू। श्री धरालू नायडू। श्री धरालू नायडू। ठीक है, श्री धरालू नायडू। ओके, ध्यान रखेंगे श्री धरालू नायडू। और ये संस्था किसके प्रेरणा से स्थापित हुई थी? तो केशव चंद्र सेन। इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। ओके, हो गया। नेक्स्ट, देव समाज, देव सोसाइटी। हाँ, देव सोसाइटी, देव समाज। देव समाज 1857 लाहौर। हाँ, नेक्स्ट, देव समाज 1857 लाहौर। संस्थापक, फाउंडर, फाउंडर शिव नारायण अग्निहोत्री। इसके फाउंडर हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री, है ना। ये क्या थे? तो ये ब्रह्म समाज को मानते थे, है ना। तो ब्रह्म समाज के आधार पे ही संस्था काम करती थी। ठीक है, लेंगे कि ये ब्रह्म समाज को मानते थे, तो ब्रह्म समाज के आधार पर ही ये संस्था काम करती थी। ओके, ब्रह्म समाज को मानते थे और उन्हीं के आधार पर संस्था काम करती थी। नोट करके यहां पे लिखेंगे एक लाइन, नोट करके कि 1861 में, हाँ इसमें नोट करके 1861 में शिवदयाल खत्री ने, 1861 में शिवदयाल खत्री ने आगरा में, शिवदयाल खत्री ने आगरा में राधा स्वामी आंदोलन चलाया। शिवदयाल खत्री ने आगरा में राधा स्वामी आंदोलन चलाया। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये सब प्रमुख बातें जो है सो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक नोट और लिखेंगे, नोट ही करके लिखेंगे कि द गाइड, द गाइड, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक किताब, नामक किताब राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। ठीक है, दिस बुक वाज रिटन बाय राजा राम मोहन राय। ठीक है, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। बुक को पूछ लेता है कि किसने लिखा है, कुछ चर्चित बुक रहता है तो। इन्होंने एक और बुक लिखा था, प्रिंसेप ऑफ जीसस, प्रिंसेप ऑफ जीसस। हाँ, प्रिंसेप, प्रिंसेप ऑफ जीसस, प्रिंसेप ऑफ
जीसस। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया था, तो इसमें उन्होंने ईसाई धर्म में जो कुरीतियां थी ना उसको बताया था कि ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में क्या क्या कमियां हैं। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर में की कमियों का इन्होंने विरोध किया था। न्यू टेस्टामेंट जो क्रिश्चियनिटी का ही एक टेक्स्ट है, न्यू टेस्टामेंट, तो न्यू टेस्टामेंट का उन्होंने प्रशंसा किया था कि न्यू टेस्टामेंट अच्छा है। ठीक है, तो हर जगह पे आपको दिखेगा कि कुछ कुछ चीजें अच्छी रहेंगी या कुछ कुछ चीजों में थोड़ी सी कमियां आप निकाल सकते हैं। तो इन्होंने, हाँ, ईसाई क्रिश्चियनिटी की बात की थी उन्होंने, प्रिंसिप ऑफ जीसस में क्रिश्चियनिटी के अंदर में जो खामियां थी, जो बुराइयां थी, उसके बारे में बताया। और क्रिश्चियनिटी का ही एक टेक्स्ट है, उनका रिलीजियस टेक्स्ट है ना, जैसे कि हमारा गीता है, इस्लाम में कुरान है, वैसे वहां पर न्यू टेस्टामेंट है। तो न्यू टेस्टामेंट जो है उसके जो अच्छी चीजें थी, जो जो समाज को प्रोग्रेसिव बनाती थी, उसका राजा राम मोहन राय ने पूरा प्रशंसा किया है। उसके बारे में चीजों को कहा है कि भाई ये सब जो है सो वो बेहतर था। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके द्वारा यहां पर बताई गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे धर्म सभा। धर्म सभा, रिलीजियस असेंबली, धर्म सभा। संस्थापक राधा कांत देव 1830। संस्थापक राधा कांत देव 1830, बंगाल। यह संस्था इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र संस्था थी ये जिसने सती प्रथा के समर्थन में आंदोलन चला दिया था। इसलिए आपसे पूछा सकता है कि कौन सी संस्था थी जिसने सती प्रथा के समर्थन में आंदोलन चलाया था, तो धर्म सभा थी। ठीक है, नोट करके लिख लेंगे कि यह संस्था सती प्रथा के समर्थन में आंदोलन चलाई थी। सती प्रथा के समर्थन में आंदोलन चलाई थी। यह संस्था सती प्रथा के आंदोलन समर्थन में आंदोलन चलाई थी। ठीक है, सब लोग विरोध कर रहे थे, ये समर्थन कर रहे थे, है ना। चलिए एक और नोट लिखेंगे, नोट कर लिख लेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुविवाह, मल्टी मैरिज, बहुविवाह, शाकुंतला, बहुविवाह, शाकुंतला, सीताराम वनवास, हाँ सीताराम वनवास, भ्रांति विलास, सीताराम वनवास, भ्रांति विलास, भ्रांति विलास, भ्रांति विलास, ठीक है, इत्यादि रचनाएं की थी। ये सब रचना ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है। बहुविवाह, शाकुंतला, सीताराम वनवास, भ्रांति विलास, ये सब इनकी रचना है। किसकी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। इसीलिए लिखेंगे कि इसीलिए इन्हें आधुनिक बंगला साहित्य, इसीलिए इन्हें आधुनिक बंगला साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक बंगला साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली लिटरेचर, ठीक है, आधुनिक बंगला साहित्य का जन्मदाता। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां थी 19th सेंचुरी की
जिन्होंने हिंदू धर्म के अंदर में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाया था। क्लियर है? सनातन के अंदर में जो समस्या थी, जो दिक्कत थी, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया और सोशल रिफॉर्म करने का काम किया था। एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस, सनातन संस्कृति के साथ साथ इस्लाम में भी रिफॉर्म का काम चल रहा था और वहां पर भी लोग सुधार की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब एक हेडिंग बनाएंगे आप, मुस्लिम सुधार आंदोलन या इस्लाम सुधार आंदोलन। ठीक है, तो यहां पर भी आपको दो कड़ी दिखेगी, जैसे वहां पे राजा राम मोहन राय दिखे थे और दयानंद सरस्वती दिखे थे। एक आदमी थे सुधारवादी, एक थे पुनरुत्थानवादी। तो वैसे यहां पर भी आपको दो धारा दिखेगा। ठीक है, इस्लाम के अंदर में भी। तो इसमें एक धारा था जो रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी बोले तो अपनी प्राचीन संस्कृतियों को ही माना जाना, है ना। हाँ, रूढ़िवादी। और एक थे सुधारवादी, रिफॉर्मिस्ट, है ना। सुधारवादी एक जो लोग थे जो सुधार करके नई चीजों को स्वीकार करने की बात करते थे, और एक थे जो कि पुरानी ही चीजों को ठीक करने की बात करते थे कि पुरानी ही चीज को ठीक रखे, हम नया चीज को स्वीकार करने का जरूरत नहीं है। तो इस्लाम में जो रूढ़िवादी आंदोलन था वो मुख्य तौर पे दो था। रूढ़िवादी आंदोलन में आपको दो दिखेगा। कंजर्वेटिव, तो रूढ़िवादी में दो होगा, एक हो जाएगा वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, और एक हो जाएगा देवबंद आंदोलन, है ना। तो दो हो जाएगा कंजर्वेटिव में, एक वहाबी मूवमेंट और दूसरा देवबंद मूवमेंट। ठीक है, और सुधारवादी में भी दो हो जाएगा, एक हो जाएगा अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, और एक हो जाएगा अहमदिया आंदोलन। ठीक है, चलिए, तो पहले देखते हैं रूढ़िवादी, है ना, कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी आंदोलन। तो रूढ़िवादी में पहला है वहाबी आंदोलन, है ना। तो पहले इसमें हेडिंग बनाएंगे वहाबी मूवमेंट। 1830 से 1860 का समय माना जाता है जब मुख्य तौर पे ये खूब ज्यादा चला था। 1830 से 1860। फाउंडर लिखेंगे इसके या प्रवर्तक, ओरिजिनेटर। इसके ओरिजिनेटर कौन थे, प्रवर्तक? तो सैयद अहमद बरेलवी, है ना, सैयद अहमद बरेलवी इसके प्रवर्तक थे। सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, ये इसके प्रवर्तक थे, ओरिजिनेटर थे। अन्य लोग जो सपोर्टिव थे, इनायत अली। अन्य नेता लिखेंगे, हाँ अन्य नेता, ये तो हो गए संस्थापक जिन्होंने स्टार्ट किया इसको। अन्य नेता इनायत अली, इनायत, हाँ इनायत अली। दो लोग थे, इनायत अली और विलायत अली। अन्य नेता, हम्म,
इनायत अली, विलायत अली। अरे भाई, इसमें इतना हंसने का क्या जरूरत है जी? ये नाम थोड़ा ना हम रखे हैं। हर नाम, है ना, अपने संस्कृति से इम्पैक्टेड होता है ना। हम लोग के यहाँ नाम देखिए कैसा आता है, आज तो चल जी अंग्रेज सबके यहाँ, है ना, तो सब कैसे जॉर्ज, है ना, किंग प्रथमा। हाँ, हर जगह तो कल्चर का इम्पैक्ट, कल्चर के अकॉर्डिंग ही नाम होता है। वो आपको, जैसे आपको लग रहा है ना कि ऐसा, तो चाइना वाला सब कहते हैं सी जिनपिंग क्या नाम है, तो वो सुनता होगा ना कि भाई विलास राव, महंत राव, तो कहता है कि कौ पगला टाइप नाम है। सब लोग अपने कल्चर में सहूलियत महसूस करता है, दूसरा के कल्चर में उसको लगता है कि यार ये क्या नाम है ना। वही सेम चीज है, लेकिन यही है, पढ़ने के दरमियान आपको सबको जानना समझना है। तो बिलायत अली, इनायत अली इसके दो प्रसिद्ध नेता थे, है ना, और इसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी। नोट करके लिखेंगे कि सैयद अहमद बरेलवी पर, सैयद अहमद बरेलवी पर, सैयद अहमद बरेलवी पर वली उल्लाही का प्रभाव था। सैयद अहमद बरेलवी पर वली उल्लाही का प्रभाव था। किसका? वली उल्लाही। वली उल्लाही, है ना, सैयद अहमद बरेलवी पर वली उल्लाही का प्रभाव था। इसी कारण, इसी कारण इसे वली उल्लाही आंदोलन भी कहा जाता था। इसी कारण, सो दैट दिस मूवमेंट वाज आल्सो नो एज वली उल्लाही मूवमेंट। इसी कारण इस आंदोलन को वली उल्लाही आंदोलन भी कहा जाता था। ठीक है। प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र पटना। हाँ, हाँ, ठीक है, प्रमुख केंद्र पटना। ठीक है, नेता अब्दुल बहाव। प्रमुख केंद्र पटना, यही इसका प्रमुख केंद्र था, सबसे बड़ा सेंटर इसका पटना था। स्टार्ट हुआ था नॉर्थ वेस्ट से, लेकिन सबसे बड़ा सेंटर इसका पटना बन गया था, और पटना में इसके नेता थे अब्दुल बहाव। ठीक है। अब्दुल बहाव, ये इसके पटना में लीडर थे। ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, यह एक रूढ़िवादी आंदोलन था। इट वॉज द कंजर्वेटिव मूवमेंट। यह एक रूढ़िवादी आंदोलन था जो जो इस्लाम को, जो इस्लाम को उसके मूल रूप में स्थापित करना चाहता था। जो इस्लाम को उसके मूल रूप में स्थापित करना चाहता था, मतलब जैसा था एकदम वैसे ही मूल रूप में स्थापित करना चाहता था। यह इस्लाम में सभी परिवर्तन एवं सुधारों के विरुद्ध था। यह इस्लाम में सभी परिवर्तन एवं सुधारों के विरुद्ध था, है ना। मतलब ये लोग नहीं चाहते थे कि इस्लाम में कोई नई चीजें शामिल हो, इसको थोड़ा बदला जाए, थोड़ा चेंज किया जाए, समय के साथ कुछ अपडेट्स लाया जाए। तो ये सारे चेंजेस के विरोध में थे, खिलाफ में थे। ठीक है। नोट करके लिखेंगे कि इसे भारत में मुसलमानों के, इसे भारत में मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी गई।
इसे भारत में मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी गई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी फॉर मुस्लिम्स। ठीक है। इसने जिहाद का नारा दिया, इसने जिहाद का नारा दिया। हाँ जिहाद, हाँ जिहादी, जिहादी लिखेंगे। देखिए जिहाद को इस्लाम के हिसाब से अगर समझे तो जिहाद एक पवित्र शब्द है, और जिहाद का अर्थ भी अच्छा होता है। अच्छा होता है मतलब कि जिहाद का मतलब है कि आप अपने सकारात्मक उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए जिहाद कीजिए। गरीब को भोजन दीजिए, इसका जिहाद आपके अंदर में होना चाहिए। प्यासा को पानी दीजिए, इसका जिहाद आपके अंदर होना चाहिए। पॉजिटिव काम, सकारात्मक काम कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए जिहाद है। अच्छा काम, पॉजिटिव काम, इस्लाम इस यही व्याख्या करता है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी, चरमपंथी, जिसको इस्लाम का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, या ज्ञान होने के बावजूद भी लोगों को बरगलाता है, लोगों को डाइवर्ट करता है, ब्रेन चेंज करके आतंकवादी बनाता है, तो क्या समझाएगा? इसका मतलब गलत समझाएगा। वो क्या कहेगा? लोगों को मार दो, जिहाद है, धर्म खतरे में है, जिहाद है। धर्म किसी का कभी भी खतरा में पड़ ही नहीं सकता है। धर्म इतना कमजोर चीज नहीं होता है, कमजोर मानव होता है, धर्म नहीं, है ना। धर्म बहुत ताकतवर चीज है, कोई धर्म कमजोर नहीं होता। तो लेकिन धर्म के मानने वाले लोग ही धर्म को कमजोर बना देते हैं कि भाई मानिएगा, नहीं मानिएगा तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ऐसा कोई भी वर्ल्ड का कोई ऐसा रिलीजन नहीं है, या उसका कोई भी टेक्स्ट नहीं है, कोई भी ग्रंथ नहीं है जो ये कहता हो कि हिंसा को फैलाओ, हिंसा करो, कोई नहीं, है ना। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ मानने वाले लोग ही कहते हैं कि ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के समय में तो साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, अपने पास गूगल ट्रांसलेशन है। कोई भी आदमी आपको कुछ गलत समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी रिलीजियस बात, तो सीधे गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपको अरबी नहीं समझ में आती, आपको फारसी नहीं समझ में आती, आपको संस्कृत नहीं समझ में आता है, कोई संस्कृत का लिखा हुआ श्लोक का गलत मीनिंग आपको बता रहा है, आप उसका हिंदी अर्थ ढूंढ लीजिए, क्योंकि आजकल तो ट्रांसलेशन की सुविधा हर भाषा में है। तो ट्रांसलेशन करके खुद देख लीजिए कि सही अर्थ क्या है, बनस्पत की किसी दूसरे के बरगलाने में आ जाने से, या किसी दूसरे के। और इसी वजह से देखिए जिहाद सब इतना नेगेटिव सब बना दिया है, खास करके तो हिंदी सिनेमा वाला सब, सिनेमा ना मूवी खोल के देखिए कोई, तो क्या दिखाएगा? यह सब दिखा देगा। तो ये गलत बात है ना। इससे क्या होता है? इससे वर्ड निगेटिव हो जाता है। इनाम सुनते ही लोगों को क्या लगता है कि निगेटिव चीज है, नकारात्मक चीज है, क्योंकि दिमाग में बैठा दिया गया है। लेकिन ये बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं है, ये बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है ना। आप कुरान को अगर पढ़ेंगे, उसके ट्रांसलेशन को हिंदी ट्रांसलेशन करके, तो आपको बहुत सारी अच्छी चीजें उसमें मिलेंगी। और हर चीज का आप देखेंगे, आप कहते हैं गीता, आप गीता को रखिए साथ में, कुरान को रखिए साथ में, दोनों को पढ़िए, अर्थ समझिए, दोनों आपको एक ही अर्थ बताएगा भाई। दोनों तो आपको इंसान बनने का सिखाता है। कुरान भी बताता है कि कैसे आपको अच्छा इंसान बनना है, और गीता भी बताती है कि आपको कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। लेकिन ये पढ़ने वाला सब बेवकूफ है, अर्थ में नहीं समझेगा। अगर आम आदमी अर्थ समझने का कोशिश करबो करेगा तो दोनों तरफ एक आध दुगो आ जाएगा बकलोल सब, आडंबर करने वाला। वो अपना आडंबर समझाएगा, वो अपना गलत चीज समझाएगा, और वही समझा करके थोपने का कोशिश करेगा। इसलिए सब धर्म से सबसे बड़ा धर्म है एक ही धर्म, वो है मानवता का धर्म। और जितना भी आप धर्म उठा लीजिए, वो चाहे सनातन का धर्म हो, इस्लाम का धर्म हो, क्रिश्चियनिटी का धर्म हो, या इसके अलावा जो और लोग हैं इजराइल वाले जो मानते हैं, यहूदी, है ना, यहूदी ज्यूस, तो आप कोई भी रिलीजन से टेक्स्ट उठा लीजिए, किसी भी टेक्स्ट में आपको निगेटिव बातें नहीं मिलेंगी। हाँ, लेकिन एक शब्द के अर्थ निकालने के अपने अपने मायने हैं।
है ना, कि आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं, आप उससे यहां से क्या समझ रहे हैं। लेकिन ठीक तरीके से आप चीजों को समझेंगे, देखेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, तो आप ये पाएंगे कि सबका जो मीनिंग है वो अच्छा है, बेहतर है ना। हम्म। क्या। हम्म। हाँ। हम्म। 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 क्या कर दिया था। हाँ। स्कूल में, देखिए स्कूल का अपना नियम है। हो सकता है स्कूल इसके लिए मना कर दे, शब्द के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, है ना, चल जाएगा तो कोर्ट भी क्या कर लेगा। कर्नाटक का यही मुद्दा था ना, कि स्कूल में लोग अपने रिलीजियस आइडेंटिटी के ड्रेस पहन के चले गए, तो वहां विरोध हो गया, तो कोर्ट चल गए, तो कोर्ट ने क्या कहा कि किसी स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो उसके कैंपस का नियम आपको मानना पड़ेगा। उस सार्वजनिक जगह थोड़ी है, पब्लिक प्लेस थोड़ी है। आप रोड पर घूमिए तो घूमिए, आपको जिससे घूमना है, लेकिन आप किसी स्कूल कॉलेज में जाएंगे और वहां पर आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ जाइएगा, और उसके बाद दूसरा आदमी भी वही आइडेंटिटी लेके आ जाए, तो फिर स्कूल का ड्रेस कोड का क्या होगा। स्कूल का सिस्टम, स्कूल में क्यों एक ड्रेस बनाया गया है, ताकि स्कूल में कोई भेदभाव ना हो सके। इस स्कूल में पता ही ना चले कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। एक ड्रेस सबके लिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट सबके लिए है। तो यही तो स्कूल की का नियम है, कि ताकि सब में समानता का भाव पैदा हो। लेकिन आप स्कूल में भी अपने रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ जाइएगा, तो फिर ये स्कूल के मानकों के खिलाफ होगा। तो इसलिए आप उसके मानक को माने, है ना। फेस्टिवल है तो ठीक है, आप सार्वजनिक स्थल पे जाइए, है ना, लेकिन स्कूल में अगर उसका कुछ नियम है तो उसको आपको मानना पड़ेगा, कायदे में रहना पड़ेगा, है ना। बाकी व्यक्तिगत तौर पे आप मानिए, आप घूमने जाइए तो आप करके निकलिए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन हम्म लेकिन उनके साथ देखिए, क्रिश्चियनिटीज के साथ एक समस्या है कि वो ये तो नहीं करेंगे, लेकिन 25 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक खूब छुट्टी रखेंगे, खूब सेलिब्रेशन करेंगे स्कूल के अंदर में, खूब सारा कैंडल जलेगा। तो जितना आप वहां पर महत्व दे रहे हैं, उतना महत्व बाकी भी रिलीजन आइडेंटिटी के लोगों को देना चाहिए। या अगर आप नहीं दे रहे तो फिर किसी को मत दीजिए, फिर आप अपना दीजिएगा, दूसरा को नहीं दीजिएगा, ये तो कोई बात नहीं हुआ। आप सबको दीजिए, और नहीं तो अपने वाले को भी मत दीजिए, बंद रखिए, आप भी जाकर के अपने घर में कैंडल जलाइए, है ना, स्कूल में मत जलाइए। तो कहने का मतलब है कि समानता के तौर पे चीजों को स्थापित करना चाहिए। और देखिए संविधान इतना बेहतरीन है भारत का, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, कि कहा जाता है कि अगर हू बहू संविधान को लागू कर दिया जाए तो भारत इस धरती का स्वर्ग होगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हर लोग अपने अपने हिसाब से लागू करते हैं, अपने अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, है ना। इसको इंटरप्रेट ना करके अगर ठीक तरीके से लागू करने की कोशिश किया जाए तो संभव है कि इस तरह की चीजें नहीं होंगी। तो इन्होंने जिहाद का जो नारा दिया था वो क्यों दिया था। जिहाद का नारा देने के पीछे का उद्देश्य था कि हमको इस्लाम को उसके मूल रूप में बना के रखना है, हम नई चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। और नई चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे मतलब कि इनको भी इस बात का डर था कि जो अंग्रेजी शासन चल रहा है भारत में, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे धर्म को पॉल्यूट कर दे, ये हमारे रिलीजन को पॉल्यूट कर दे, हमारे लोगों को भी कन्वर्जन में लेकर के चले जाए, और सुधार के नाम पर पे हमारे धर्म के अंदर जो है सो संधमारी कर दे। इसलिए ये नहीं चाहते थे कि इनके साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए इन्होंने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे नोट करके कि सैयद अहमद बरेलवी ने तरीका ए मुहम्मदिया, सैयद अहमद बरेलवी ने तरीका ए मुहम्मदिया लिखा था, तरीका ए मुहम्मदिया। तरीका ए मुहम्मदिया लिखा था, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी का ये टेक्स्ट था। ओके, नेक्स्ट देवबंद आंदोलन।
देवबंद आंदोलन 1850 के बाद ये स्टार्ट हुआ था, देवबंद आंदोलन। नेतृत्व या संस्थापक लीडर कौन था देवबंद आंदोलन का? लिखेंगे महमूद कासिम ननौतवी। महमूद कासिम ननौतवी। महमूद कासिम ननौतवी। महमूद कासिम ननौतवी के बाद ना और एक व्यक्ति थे इनके साथ, उनका नाम था रशीद अहमद गंगोही। रशीद अहमद गंगोही। रशीद अहमद गंगोही। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसको स्टार्ट किया था। ठीक है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या था? उद्देश्य लिखेंगे इसका, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार। कुरान और हदीस के शुद्ध शिक्षा का प्रसार। प्रोपोगेशन ऑफ प्योर एजुकेशन ऑफ कुरान एंड हदीस। ठीक है। कुरान और हदीस के शुद्ध शिक्षा का प्रसार मतलब कि एग्जैक्ट चीजें बताई जाए लोगों को कि कुरान में क्या लिखा हुआ है और हदीस में क्या लिखा हुआ है ना। तो दोनों टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं इस्लाम के, तो इनके शुद्ध शिक्षा पर प्रसार बल देने का काम इनके द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे नोट करके कि महमूद हसन सिबली नुमानी। महमूद हसन और सिबली नुमानी। सिबली नुमानी ने, महमूद हसन और सिबली नुमानी ने लखनऊ में नवादत उल उलेमा, नवादत उल उलेमा, नवादत उल उलेमा नामक आंदोलन चलाया था। नवादत उल उलेमा। ठीक है। और ये इसका टाइमिंग था 1845-46, 1845-46। आंदोलन चलाया था। ठीक है। 1845-46। ये जो महमूद हसन और सिबली नुमानी है, ये देवबंद से भी जुड़े हुए थे। देवबंद से भी जुड़े हुए थे और एक अलग संस्था भी बना हुआ था, नवादतुल उलेमा। ठीक है। नेक्स्ट कहेंगे कि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का और पाश्चात्य संस्कृति का विरोध किया था। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति का विरोध किया था। वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न कल्चर ने अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति का विरोध किया था। ठीक है। फिर नोट कर लिखेंगे कि नौनौतवी और गंगोही ने, यही दो लोग जो देवबंद आंदोलन शुरू किए थे, नौनौतवी और गंगोही ने, नौनौतवी और गंगोही ने देवबंद में, यूपी में एक जगह है देवबंद, देवबंद में
दारुल उल उलूम देवबंद में, नामवा सुन के एक्सप्रेशन सबका चेंज हो जा रहा है एकदम, नाक को आंख को सब बदल जा रहा है। की बोलू कहाँ के नाम आया भाई, ले ये करो तबीयत खराब हो गया लग। दारुल उल उलूम ना, दारुल दारुल उल उलूम नामक कॉलेज की स्थापना की। दारुल उल उलूम, तो दारुल उल उलूम मतलब कि इसमें क्या होता था, इसमें इस्लामिक शिक्षाएं दी जाती थी, है ना, इसमें इस्लामिक एजुकेशन ही दिया जाता था, जो इसको मानते थे उस हिसाब से। ठीक है, चलिए अब बताइए यहां तक इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या है ना, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ हाँ, नया चीज जैसे कि कोई रिफॉर्म करते हैं तो ना कि भाई नई चीज को एक्सेप्ट किया जाए, परंपरागत चीजें जो अच्छी नहीं है उसको बदल दिया जाए। तो इनका कहना था कि जो हमारा मूल तौर पे जो लिखा हुआ है हम उसी को मानेंगे, हम नई चीजों को रिफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी सुधार स्वीकार नहीं करेंगे, बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? हाँ आवाज नहीं आ रहा आपका, थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए आप लोग। हाँ हाँ, देवबंद का मुख्य तौर पे यूपी उसका सेंटर था, और यूपी में, हाँ यूपी में इसका जो मेन प्लेस था वो देवबंद में था, है ना, जिसी इस आंदोलन फेमस ही हो गया देवबंद आंदोलन के नाम से। ठीक है, ये मूवमेंट का नाम ही है देवबंद आंदोलन, इसलिए देवबंद में इसको ये किया गया। और नवादत उल उलेमा लखनऊ में बना था। ठीक है, हाँ ये कॉलेज था जिसमें इस्लामिक शिक्षाएं दी जाती थी, इस्लामिक शिक्षा। ठीक है।